हेलो एवरीवन। लास्ट डे हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो है सरफेस केमिस्ट्री, और उस पर हमने सीख लिया था कि प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स कैसे किया जाए। कोलॉइड्स मतलब कुछ साइज होता है, साइज ऑफ पार्टिकल होता है। जो साइज ऑफ पार्टिकल जो है वो 10 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होना चाहिए। अगर पार्टिकल का वो साइज होता है तो वो कोलॉइड्स होता है, और उसको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए वो हमने लास्ट डे सारा कुछ पढ़ लिया है। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स क्यों ज़रूरी है, प्यूरिफाई करना क्यों ज़रूरी है कोलॉइड्स को। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड में हम कह सकते हैं कि मैंने एक सेंटेंस कुछ लिखा है इंग्लिश में, मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको सब कुछ बताऊंगी। क्या है? प्रेजेंस ऑफ बियर मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इम्पॉर्टेंट। बियर मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इम्पॉर्टेंट। कुछ अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का हमको चाहिए होता है, किस लिए? इम्पॉर्टेंट फॉर कोलॉइड्स, कोलॉइड के फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, वेरी नाइस। तो अगर मैक्सिमम अमाउंट हो जाए, मतलब मिनिमम अमाउंट तो चाहिए कोलॉइड के प्रिपरेशन के लिए, बट अगर वो मैक्सिमम अमाउंट या मैक्सिमम नंबर में हो जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ कोलॉइड्स को क्या कर देगा? डिस्टर्ब कर देगा। लास्ट डे जो हमने प्रोसेस पढ़ा था पेप्टाइजेशन, अगर किसी को याद होगा तो पेप्टाइजेशन में हमने क्या किया था? हमने एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी लिया था, ठीक है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी लिया था। पीपीटी किसका था? Ag2S3 का एक पीपीटी था, उसको हमने डीएम के साथ मिक्स कर दिया था। मिक्स करने से क्या हुआ था? इसके सरफेस के ऊपर बहुत सारे S2 माइनस के आयंस आके बैठ गए थे। बैठने से क्या हो गया था? इसका साइज और बड़ा हो गया था। एक तो ये पीपीटी, उसका साइज एक्चुअली में बड़ा होता है यार, तभी ना वो सेटल डाउन होके नीचे बैठता है। अदरवाइज मिल्क को जो हम कोलॉइड्स पार्टिकल बोलते हैं वो तो सेटल डाउन होके नीचे नहीं बैठ जाता ना। तो पीपीटी का साइज बड़ा होता है। हमको लाना था कि उसको कोलॉइड्स में कन्वर्ट कर दे। तो कोलॉइड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना था? उसको तोड़ना था। बट हमने क्या किया कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने क्या किया कि डीएम के साथ जब उसको मिक्स किया तो उसके ऊपर आयंस वगैरह डिपोजिटेड हो गए। तो आयंस जब डिपोजिटेड हो गए तो उसका क्या हुआ? साइज और बड़ा हो गया। साइज बड़ा होने के कारण क्या हम बोल सकते हैं कि उसका चार्ज जो है वो इधर उधर हो गया। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट दे दूं तो उसका चार्ज जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, और अगर डिसबैलेंस हो जाएगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा, और जब टूटेगा तो वो कोलॉइड्स में डिवाइड हो जाएगा। तो वही हमने कहा है कि अगर एक बियर मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कोलॉइड्स, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट अगर हो तो वो डिस्टर्ब कर देगा स्ट्रक्चर ऑफ कोलॉइड्स को। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज टू अ रिक्विजिट अमाउंट। मैंने क्या लिखा है कि प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ अरे यार क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? मैं क्या करूंगी? रिड्यूस करूंगी कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का एंड सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज का एक रिक्विजिट अमाउंट मतलब होता है एक मिनिमम अमाउंट में, ताकि वो कोलॉइड्स जो है वो कोलॉइड के रूप में ही रहे। मैक्सिमम नंबर जो भी है इलेक्ट्रोलाइट का वो हट जाए। डन? तो हटाना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को ही हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो समझ आया व्हाई प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स इज इंपॉर्टेंट? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है या सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है उसको हटाना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। अंडरस्टूड? सो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स में हमारा पहला जो प्रोसेस आता है दैट इज डायलिसिस। इसको रब कर ले रही हूं मैं। सो फर्स्ट प्रोसेस इज dialysis. First process is dialysis.
अच्छा, डायलिसिस आप लोगों ने सबने सुना होगा। यार होता क्या है एक्चुअली में, अगर जिनका लीवर ख़राब हो जाता है तो उनकी जगह पे एक हम आर्टिफिशियल लीवर का अरेंजमेंट करते हैं। सो आर्टिफिशियल लीवर का एक्चुअली में काम क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड करना। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड नहीं हो पाता है अगर नॉर्मली बॉडी में, तो हम लोग डायलिसिस इज़ नॉट मतलब लीवर लगा दिया, हम लोग बोलते हैं ना आर्टिफिशियल लीवर नहीं लगाया। डायलिसिस इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू एक प्यूरिफिकेशन होगा। सो डायलिसिस इज नॉट एग्जैक्टली कि डायलिसिस कर दिया, ठीक है। डायलिसिस एक प्रोसेस है जिसको अरेंज किया गया है मेरे बॉडी में, अगर मेरा बॉडी ढंग से ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पा रहा। अंडरस्टूड। सो डायलिसिस में एक्चुअली क्या होता है कि हमने मान लो एक बैग टाइप कर लिया, वो बैग कहाँ डाल दिया है मैंने, एक वाटर का कंटेनर है उसमें एक बैग डाला है। सो वाटर इन यहां से हो रहा है, वाटर आउट यहां से हो रहा है, ठीक है। तो इसमें एक बैग टाइप का डाला हुआ है और यहाँ पे वाटर है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस बैग? अगर आप लोगों को बायो का थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा, सो दिस बैग इज अ मेड अप ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन से बना है, दैट अलाउ ओनली द electrolyte and soluble impurities to pass through it। क्या कहा मैंने? ये बैग जो है वो एक मेम्ब्रेन से बना हुआ है जो अलाउ करता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट को या फिर सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज को अपने अंदर से पास करने के लिए, नॉट द कोलॉइडल पार्टिकल। दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं इसमें कोई इम्प्योर्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन डालूंगी, इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन डालूंगी, तो डालते के साथ साथ क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो तो बाहर चला जाएगा, जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज है वो तो इसके मेम्ब्रेन से बाहर चला जाएगा, और जो कोलॉइड्स है वो इसके अंदर रह जाएगा। सो दिस इज हाउ वी विल डू द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स बाय अ सुटेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज और एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द कोलॉइडल सॉल्यूशन, इस प्रोसेस से हम कर सकते हैं। अंडरस्टूड। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, ठीक है। आवर सेकेंड मेथड so second method is electrodialysis। second method is इलेक्ट्रोडायलिसिस। यार इलेक्ट्रो का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे ना, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और वही पुराना वाला जो डायलिसिस प्रोसेस है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो अगेन मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें वाटर इन एंड वाटर आउट का इनलेट और आउटलेट है, ठीक है। और अगेन मैंने इसमें क्या डाला, एक ऐसा बैग डाला जो क्या करता है, इम्प्योरिटीज और एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट को अपने अंदर से पास होने देता है, और क्या करता है, कोलॉइड्स को अंदर रख लेता है, ठीक है। मैंने ऐसा ही बैग डाला और इसमें क्या किया, मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। यार इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रोडायलिसिस करना है तो कुछ इलेक्ट्रोड वाला फंडा हो जाए, तो इसमें मैंने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोड लगा दिया, राइट।
So this electrode is connected with some circuit. ठीक है, suppose this is positively charged, this is negatively charged. ठीक है, वो सर्किट से जुड़ा हुआ है. ठीक है, और suppose your colloidal solution contain NaCl. ठीक है, NaCl. So NaCl you don't think कि ये आयंस में मतलब आयंस में ब्रेक हो जाएंगे अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया इसमें से, तो आयंस में ब्रेक हो जाएंगे ये, और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड में, और जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन में. ठीक है, सो इस तरह से इलेक्ट्रोडायलिसिस के प्रोसेस से हम कोलॉइड्स को इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट कर सकते हैं. ठीक है, डन, अंडरस्टूड. दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोडायलिसिस. ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन. थर्ड प्रोसेस इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन. राइट, अल्ट्राफिल्ट्रेशन. ठीक है, तो इसमें एक सेंटेंस में लिखना चाहूंगी, दैट इज रिमूवल ऑफ colloidal particles from dispersed medium from removal of colloidal particle from dispersed medium and electrolyte or impurities from by using a special filter paper. ठीक है, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा रिमूवल ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल. हम क्या करेंगे? कोलॉइडल पार्टिकल को रिमूव करेंगे. किससे? फ्रॉम डिस्पर्स्ड मीडियम. डिस्पर्स्ड मीडियम से हम कोलॉइडल पार्टिकल को भैया रिमूव करना चाहते हैं. और किसको रिमूव करना चाहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट एंड इम्प्योरिटीज को भी रिमूव करना चाहते हैं बाय यूजिंग अ स्पेशल फिल्टर पेपर. एक स्पेशल फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किया. व्हाट इज दैट स्पेशल फिल्टर पेपर? तुमको पता होगा, जो अगर हम फिल्टर पेपर जो नॉर्मल यूज करते हैं, तो अगर उसमें से पानी अगर हम पास करें, इजीली पानी पास हो जाएगा. वेरी नाइस. बट अगर हम मिल्क पास करें तो यार वो भी तो इजीली पास हो जाएगा. तो वो फिल्टर पेपर तो अपना काम नहीं आने वाला है ना, जिससे पानी और मिल्क दोनों ही पास हो जाए. पानी तो ठीक है, चलो दैट डजंट कंटेन कोलॉइडल पार्टिकल, बट मिल्क तो कोलॉइडल पार्टिकल होता है ना यार, उसको तो पास नहीं होना चाहिए. तो हमको ना फिल्टर पेपर को कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे जो मेरा पुराना वाला फिल्टर पेपर था उसको मुझे एक सॉल्यूशन में डिप करना पड़ेगा. व्हाट इज दैट सॉल्यूशन? दिस सॉल्यूशन इज अ colloidal solution. Colloidal solution. What is that colloidal solution? 4% nitrocellulose plus alcohol plus ether का एक मिक्सचर है. ठीक है, तो उस सॉल्यूशन में मैंने क्या किया? अपना फिल्टर पेपर डिप कर दिया. डिप करने से क्या होगा? जो मेरे फिल्टर पेपर में जो पोर साइज था, इतना बड़ा बड़ा था, ठीक है, वो पोर साइज थोड़ा छोटा होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि उसमें से मिल्क वगैरह सब पास हो जा रहे थे, तो अब मिल्क वगैरह को पास नहीं होने देना है, तो पोर साइज थोड़ा छोटा हो गया. ठीक है, ओके.
मैं सब में नहीं बना रही हूँ यार, ठीक है। तो सपोज कि इसमें पोर साइज छोटा हो गया। पोर साइज छोटा होने के बाद आप इस पेपर को छोड़ दीजिए टू गेट इट हार्ड होने का, क्योंकि वो सॉल्यूशन में डिबाया हुआ है ना, सो उसको हार्ड होने के लिए छोड़ दीजिए। हार्ड होने के बाद जब वो हार्ड हो जाए तब उसमें फॉर्मल्डिहाइड में उसको डुबाइए, डुबा के उसको फिर ड्राई कीजिए, ठीक है। ड्राई करने के बाद जो आपको फिल्टर पेपर मिलेगा, दैट इज अ स्पेशल फिल्टर पेपर विच वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, ठीक है। दिस फिल्टर पेपर इज स्पेशल क्योंकि इसका पोर साइज अब बहुत छोटा हो चुका है, ठीक है। तो अब अगर इसको रब कर दे, पॉज करके नोट कर लो, इसको रब कर ले रहे, ओके। सो अब जो ये फिल्टर पेपर है उससे अगर मैं एक फनल की हेल्प से कोलॉइडल सॉल्यूशन, मान लो ये दिस इज फनल एंड दिस इज माय फिल्टर पेपर, ठीक है। मैंने ये फिल्टर पेपर यहाँ पे लगा दिया। अब अगर मैं यहाँ से कोलॉइडल सॉल्यूशन, जो इसमें मेरा कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें मेरा क्या क्या था, डीपी है, डीएम है और इम्प्योरिटीज है, सब मिला हुआ है, ठीक है, उसको पास कराऊंगी तो यार पोर साइज तो छोटा हो चुका है, ठीक है। तो क्या होगा, कोलॉइडल पार्टिकल तो यहीं पर सेटल हो जाना है ना, कोलॉइडल पार्टिकल तो निकल नहीं पाना है। तो जो निकलेगा दैट इज माय डिस्पर्स्ड फेस एंड इम्प्योरिटीज, ठीक है, सॉरी डिस्पर्स्ड मीडियम एंड इम्प्योरिटीज, डन, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया, ओके। अरे यार डिस्पर्स फेज ही तो होगा ना, डिस्पर्स मीडियम मतलब तो सॉल्वेंट हो गया, डिस्पर्स फेज क्या हो गया, डिस्पर्स मीडियम, यस, क्योंकि डिस्पर्स फेज जो कोलॉइडल पार्टिकल था वो तो यहाँ पे सेटल हो गया, डन, ओके ओके, राइट। नेक्स्ट इज, इसको नोट कर लीजिए, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फिल्टर पेपर, हम स्पेशल फिल्टर पेपर कैसे बना सकते हैं, राइट, ओके। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, मिटा लें, ओके। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, पहला प्रॉपर्टी होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, अगर आप लोगों को याद होगा तो, है ना, सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, व्हाट ऑल अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या था कि विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल but not depend upon its nature. नेचर ऑफ पार्टिकल से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उससे मतलब होता है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का भी सेम प्रॉपर्टी होता है, डन। सो सॉल्यूशन चैप्टर अगर आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल ये चीज क्लियर होगी। सो साइज ऑफ पार्टिकल, सपोज साइज ऑफ पार्टिकल मैंने बोला बहुत ज्यादा है,
ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल भी कम है। देखो मैंने क्या बोला, साइज ऑफ पार्टिकल ज्यादा है और नंबर ऑफ पार्टिकल कम है, तो इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होने वाला है यार, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द नेचर ऑफ द पार्टिकल ना, तो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो। हमको क्या जानना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कम है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम ही होगी। अंडरस्टूड? next property is Tyndall effect. This is very important in point of view of your exam. ठीक है, टिंडल इफेक्ट। मान लो तुमने क्या किया, एक मिल्क का ग्लास लिया और ये मिल्क का ग्लास ना कांच का है, राइट, और इसमें मिल्क भरा हुआ है। ठीक है, तुमने क्या किया, यहां से एक बीम ऑफ लाइट एंटर कराई। क्या एंटर कराई? बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बीम ऑफ लाइट एंटर कराई। जैसे ही वो किसी कोलॉइडल पार्टिकल से टकराएगा तो वो क्या होगा, स्कैटर्ड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्कैटर्ड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो जब स्कैटर्ड होना शुरू होगा तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही इज द नेचर ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल। मतलब अगर हम टिंडल इफेक्ट की बात करें तो एक बीम ऑफ लाइट अगर जा रहा है और वो कोलॉइडल पार्टिकल से टकरा के स्कैटर्ड हो जा रहा है तो हम इसी को कहेंगे टिंडल इफेक्ट। सो दिस इज द टिंडल इफेक्ट, जहाँ पे क्या हो रहा है, बीम ऑफ लाइट आ रहा है, कोलॉइडल पार्टिकल से टकरा रहा है, या कोलॉइडल पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, सो टकराएगा तो ऑब्वियसली स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, दैट इज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखेंगे टिंडल इफेक्ट में ना थोड़ा सा एक इफेक्ट आता है कि अगर हम इसको इस डायरेक्शन से, जहाँ से बीम ऑफ लाइट आ रहा है ना, तो वहीं से देखेंगे तो ये हमको ट्रांसपेरेंट सा दिखेगा। ठीक है, और अगर हम इसको बिल्कुल ही 90 डिग्री से देखेंगे, ठीक है, तो ये हमको डार्क पाथ ऑफ बीम दिखेगा। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, जहां से हम देखेंगे वहां से थोड़ा थोड़ा हमको इफेक्ट डिफरेंट करेगा। ठीक है, व्हाट इज द कंडीशंस फॉर टिंडल इफेक्ट? यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी होते हैं कि टिंडल इफेक्ट किस कंडीशन को ऑबे करता है। कंडीशंस फॉर टिंडल इफेक्ट। सो टिंडल इफेक्ट का कंडीशन है, पहला कंडीशन है, मिटा ले यार ऊपर वाला, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा मुझे। ओके, सो टिंडल इफेक्ट का जो हमारा पहला कंडीशन है, दैट इज फॉर एनीथिंग टू शो टिंडल इफेक्ट। अगर कोई भी चीज टिंडल इफेक्ट दिखा रहा है, मतलब एनीथिंग दैट शोज टिंडल इफेक्ट, अगर कोई चीज टिंडल इफेक्ट दिखा रहा है, यानी कि यार उसका साइज ऑफ पार्टिकल इज मैटर्ड, है ना, कि डायमीटर क्या है पार्टिकल का भैया। अगर वो 10 नैनोमीटर से अगर 100 नैनोमीटर के बीच में नहीं है, सॉरी 1000 नैनोमीटर के बीच में नहीं है, तो यार वो शो नहीं करेगा टिंडल इफेक्ट। सो साइज, डायमीटर ऑफ पार्टिकल हमको मैटर करता है। और क्या मैटर करता है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल शुड बी इक्विवेलेंट टू द लैम्डा ऑफ लाइट, मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट और डायमीटर ऑफ पार्टिकल ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए, तभी जाके टिंडल इफेक्ट दिखेगा, या फिर हम बोल सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमें ऑब्जर्व होगा। अगर मैं सपोज ट्रू सॉल्यूशन की बात करती हूँ, ट्रू सॉल्यूशन में क्या टिंडल इफेक्ट दिखेगा? नहीं यार, नहीं दिखेगा, क्योंकि बिकॉज द साइज ऑफ द पार्टिकल इज नॉट इन द कोलॉइडल रेंज। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन होना चाहिए डीपी एंड डीएम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होगा, आपने क्लास 9th से ये पढ़ना शुरू कर दिया है कि डीएम और डीपी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा शुड बी डिफरेंट, शुड बी डिफरेंट, डिफरेंट होना ही चाहिए, तभी टिंडल इफेक्ट दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। एंड टिंडल इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो बार बार मैं बोल रही हूँ, ये सारे पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। ओके, सो कलर क्या होगा टिंडल इफेक्ट अगर हो रहा है तो सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, ठीक है। कलर क्या होगा, what is the color of the solution if I am showing Tyndall effect? Color of solution, color of solution क्या होने वाला है? So color of solution is first depend upon the wavelength, कितने wavelength of जो लाइट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यार अपने को पता है अगर हम कोई कलर शो कर रहा है, यानी कि हमें रेड की कोई चीज़ रेड कलर की दिखाई दे रही है, कोई चीज़ ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, मतलब वो रेड और ग्रीन कलर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तभी वो रिफ्लेक्ट करके हमें कलर दिखाई देता है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड होगी ना कि कौन सा वेवलेंथ ऑफ लाइट भेज रहे हो, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या एब्जॉर्ब कर रहा है और क्या रिलीज कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि तुमने जो कलर भेजा ऑफ लाइट वही हमको दिखे, ठीक है। सो वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इम्पॉर्टेंट। सेकेंड वन इज द साइज ऑफ द पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि साइज ऑफ पार्टिकल 10 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में कौन से साइज में है, उसके हिसाब से भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, अपने को पता है। फिर थर्ड पॉइंट है कि हम कहाँ से देख रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ है। अगर मैंने बताया था अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, मैं 90 डिग्री से देखूँ तो मुझे डार्क दिखाई देगा। सो डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा कलर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्राउनियन मूवमेंट में डालें। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन में आता है ब्राउनियन मूवमेंट, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ब्राउनियन मूवमेंट यार सब कोई पढ़ता हुआ आ रहा है इस टॉपिक को, बहुत बचपन से ही हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं ब्राउनियन मूवमेंट किसे बोलते हैं। एक साइंटिस्ट थे, एक भैया थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, और उन्होंने ये मूवमेंट के बारे में बताया था जिसमें कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो जिगजैग मोशन दिखाते हैं यार, है ना, ऐसे। फिर ये पार्टिकल गया इससे टकराया फिर बैक हुआ, फिर ये पार्टिकल गया इससे टकराया फिर बैक हुआ, ये पार्टिकल गया उससे टकराया फिर बैक हुआ, फिर ये पार्टिकल गया इससे टकराया फिर बैक हुआ। तो इस तरह से जिग-जैग मूवमेंट दिखाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है यार स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए। तो अगर कोई पूछे स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए, सो अगर कोई पूछे कि अगर ब्राउनियन मूवमेंट इंपॉर्टेंट है क्या कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए, तो तुम लोग बोलोगे आपस में धक्का मार रहे हैं तो क्या यार ये इंपॉर्टेंट है, नहीं, कोलॉइडल सॉल्यूशन को ये चीज़ चाहिए होती है, ठीक है, फॉर गेटिंग द स्टेबिलिटी, ठीक है। ओके, फैक्टर्स ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं वो भी चलो क्लियर कर लेते हैं। अगर कोई कोलॉइड्स है तो हमको पता है उसमें क्या होंगे, एक डीपी होगा और एक डीएम होगा, यही दो चीजें होगी, ठीक है। अगर डीपी का साइज छोटा है तो ब्राउनियन मूवमेंट ज्यादा होगा, है ना यार। छोटी चीजें, छोटे बच्चे यहाँ वहाँ जल्दी जल्दी भागते रहते हैं, है ना, और बड़े जो हो जाते हैं उनको भाई भागने दौड़ने का मन बिल्कुल नहीं करता है, वो चुपचाप से बैठे रहना चाहते हैं। तो एक धक्का मारा, थोड़ा सा गए, फिर दूसरे को धक्का मारेंगे, थोड़ा ये मूवमेंट काफ़ी स्लो हो जाएगी, तो साइज बड़ा, ब्राउनियन मूवमेंट कम।
इस तरह से थोड़ा सा आइडिया रख के याद रखना है इस चीजों को, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल, नेक्स्ट इज चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल, नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल। चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स, ठीक है। सो हियर वी आर कंसर्न्ड अबाउट ना डीपी, हम डीपी के बारे में कंसर्न है और डीएम के बारे में अभी नहीं सोच रहे, सिर्फ डिस्पर्स फेज, सिर्फ डिस्पर्स फेज, सिर्फ डिस्पर्स फेज। यार कोई मेरे को बता दो डिस्पर्स फेज मतलब क्या होता है? डिस्पर्स फेज मतलब हम सॉल्यूट के बारे में कंसर्न है, क्योंकि हम लोग कंसर्न है कोलॉइडल पार्टिकल के बारे में, भूलना ही नहीं है। डिस्पर्स फेज मतलब सॉल्यूट, डिस्पर्शन, मीडियम मतलब मीडियम सॉल्वेंट, ठीक है, ओके। सो चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल, ये चार्ज दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, एक होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। एक कोलॉइडल सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज्ड कब होगा? जब वो हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड होगा। हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल देख लो, Al2O3 एक्स मॉलिक्यूल ऑफ H2O, है ना, हाइड्रेटेड है मेटल ऑक्साइड, या फिर Fe2O3 एक्स मॉलिक्यूल ऑफ H2O, या फिर Cr2O3 एक्स मॉलिक्यूल ऑफ H2O, मतलब मेटल का ऑक्साइड है और वो हाइड्रेटेड है, मतलब भारी भरकम चीजें, यार भारी भरकम चीजें हमेशा पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के टेक्निकली इसको याद रखना है कि ये भारी भरकम चीजें हैं तो पॉजिटिवली चार्ज है, और मेटल्स दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड्स, ठीक है। जैसे कि मेटल में कुछ भी लिख सकते हो आप, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज कि इसका बेसिक डाई क्या होता है? बेसिक डाई इज मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, और इसका बेसिक डाई एसिडिक डाई यूज करते हैं, दैट इज ईओशीन एंड कॉन्गो, एसिडिक डाई यूज करते हैं, ईओशीन एंड कॉन्गो रेड का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। नेक्स्ट है ब्लड वगैरह जो होता है हमारा, जिसमें हेमोग्लोबिन की भी प्रेजेंस होता है, दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिवली चार्ज। अगर मैं इसके एग्जांपल्स दूं तो स्टार्च वगैरह या गम या क्ले या जिलेटिन, दैट आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। ये ऑक्साइड्स होते हैं जनरली, ठीक है, TiO2, और ये सल्फाइड्स होते हैं जनरली, ठीक है, ओके। रिमेंबर कैसे रखना है यार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट और जेई, जो भी बच्चे नीट और जेई दे रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पूछेगा कि इसके एग्जाम्पल बताइए, इसके एग्जाम्पल बता दीजिए, आपको पूछेगा कि कोलॉइडल कौन से पॉजिटिवली चार्ज है, कौन से नेगेटिवली चार्ज है। सो यू हैव टू रिमेंबर कौन से पॉजिटिवली चार्ज है, कौन से नेगेटिवली चार्ज है। थोड़ा सा तुक्का देख लो, अगर हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड मतलब भारी भरकम बात है तो वो पॉजिटिवली चार्ज, इस तरह से याद रखेंगे। और एक मेटल बीच से तुच्चा सा आ रहा है तो उसको हम नेगेटिवली चार्ज बोल देते हैं, ठीक है। याद करेंगे हम इस तरह से, थोड़ा सा याद करने का टेक्निक है, पसंद आए तो यूज करना, नहीं पसंद आए तो स्किप मारना, कि अगर बी से कोई चीजें स्टार्ट होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। जैसे कि बेसिक डाई बी से स्टार्ट है, मिथाइलिन ब्लू बी से स्टार्ट, मतलब बी आता है कहीं, सो हम इसको बोल देंगे कि पॉजिटिवली चार्ज है। ब्लड बी आता है, पॉजिटिवली चार्ज है। जिसमें बी नहीं आता है, जैसे कि ये एसिडिक है और रेड है, इसमें बी नहीं आ रहा है, सो दिस इज नेगेटिवली चार्ज।
एसिड नेगेटिव, ठीक है, इसमें भी कहीं बी का नाम नहीं है तो ये नेगेटिव, ये याद रखने के लिए बस तुक्का है और कुछ नहीं। ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड तो आप इजीली याद रख लोगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। नेक्स्ट हम लोग जो बढ़ेंगे कल के टॉपिक में, दैट इज रीजन, इस ये जो हम लोगों ने चार्जेस देखे, ये कोलॉइड कुछ पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उसके रीजंस क्या होते हैं, व्हाई दिस कोलॉइड्स आर चार्ज, यार चार्ज की हमको ज़रूरत क्या है, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।